3 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर देखे, जिसमें एक बैक्टीरिया अलग था, एक आर्किया था और एक यूकेरियोट्स। बैक्टीरिया एकदम सिंपल, आर्किया थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन यूकेरियोट्स बहुत कॉम्प्लेक्स था। मतलब ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हो, सबसे अच्छा बना, या फिर हम कहें कि बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरियोट्स में हम कौन सा अच्छा है, ये पर्टिकुलर काम पे डिसाइड होगा कि वो वर्क किसके किसके ऊपर करता है। वो डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर वर्क पे क्या, अगर रिप्रोडक्शन में अच्छा तो बैक्टीरिया होगा, अगर सर्वाइवल में होगा तो यूकेरियोट्स होगा। तो ऐसे डिपेंड करेगा वर्क के ऊपर, उसके फंक्शन के ऊपर। तो अगर फीचर देखे तो न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया में नहीं है, आर्किया में नहीं दिखने को मिल रहा है, यूकेरियोट्स में हाँ डबल मेम्ब्रेन वाला है। साइज तो स्मॉल है दोनों की, ये लार्ज होता है 100 to 1000x, कई कई होते हैं जो 1000x बड़े होते हैं, जनरली 100x जितने बड़े होते हैं। इंटरनल मेम्ब्रेन रेयर होती है या फिर नहीं होती, आर्किया में थोड़ी थोड़ी दिखने को मिल रही है या फिर नहीं होती, डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया कौन सा आर्किया। लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छे वाली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होती है। एंडो मतलब अंदर वाली मेम्ब्रेन, एंडो मेम्ब्रेन। साइटोस्केलेटन मिनिमल, बहुत छोटा होता है, होमोलोगस होगा। यहाँ भी मिनिमल बहुत कम होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में साइटोस्केलेटन की जरूरत होती है। यहाँ एक्सटेंसिव होता है। यहाँ तो हमने 3 टाइप पढ़े, एक तो इंटरमीडिएट फिलामेंट और फिर एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल, जिसका अलग अलग काम है। डीएनए लोकेशन तो एक तो साइटोसोल में न्यूक्लियोइड भी हो, उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, साइटोसोल के अंदर ही रहता है। यहाँ भी न्यूक्लियोइड साइटोसोल के अंदर रहता है, लेकिन इसके अंदर डीएनए कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर। एनर्जी ऑर्गेनल्स होते हैं नहीं, आर्किया में नहीं होते, लेकिन यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यहाँ एनर्जी ऑर्गेनल्स क्यों नहीं होते, क्योंकि ये खुद बैक्टीरिया ही एनर्जी वाला, खुद जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो बैक्टीरिया था, जो O2 का यूज करके एटीपी बना था, तो खुद एक बैक्टीरिया है। तो वो तो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिल नहीं। ऑर्गेनिल मतलब उसके अंदर के कंपार्टमेंट में ऐसा कुछ है जो एनर्जी बनाता है, नहीं, ये तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया ही एनर्जी बनाता है। फिर क्लोरोप्लास्ट भी पूरा का पूरा फूड बनाता था, सन का यूज करके, सन की जो लाइट होती है फोटोन का यूज करके। तो ऐसा है। अभी हम ऑर्गेनल्स के काम भी देख सकते हैं। न्यूक्लियस है, डीएनए का स्टोरेज करता है, सारी की सारी जो सेल्यूलर एक्टिविटी है उसका कंट्रोल किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास। तो एक एज अ सेल कंट्रोल सेंटर, तो एक सेंटर है जहां से सब कंट्रोल होता है, वो है न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसकी बात हो रही है। उसके अंदर क्या होता है, सिंथेसिस आरएनए और असेंबल राइबोसोमल सब यूनिट। आरएनए मतलब हमने पहले लेक्चर में सेल बायोलॉजी वाला देखा था कि सेंट्रल डोग्मा होती है प्रोसेस, उससे प्रोटीन बनने थी, प्रोटीन बनने तक की प्रोसेस होती है। तो उसके अंदर जो आरएनए होता है उसका सिंथेसिस भी न्यूक्लियोलस में यहाँ होता है, यहाँ। और राइबोसोम भी असेंबल होते हैं। फिर दूसरा होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। फिर एंडोप्लाज्मिक भी 2 टाइप की होती है, एक रफ होती है, एक स्मूथ होती है। रफ मतलब क्या, अगर उसके अंदर राइबोसोम है, जैसे ये ईआर है, अगर ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम बाहर पड़े हैं तो इसको हम रफ बोलेंगे, रफ मतलब राइबोसोम वाली। और अगर ऐसे सिंगल नॉर्मली है तो इसको हम स्मूथ बोलेंगे। दोनों का काम अलग अलग है। हाँ, अगर राइबोसोम को बनाता कौन है तो यू यहाँ न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, लेकिन वो बनने के बाद रहते कहाँ है, तो ये ईआर के बाहर रहते हैं, कई सारे साइटोसोल के अंदर भी होते हैं। फिर आगे देखिए गोल्गी ऑपरेटस, तो उसका काम क्या है, मॉडिफिकेशन, कहाँ भेजना है उसको सॉर्ट करना, पैकेज करना, फिर सीक्रेट करना, प्रोटीन हो या लिपिड हो या हार्मोन हो, सबका सीक्रेट कर सकते हैं। अगर कोई प्रोटीन बाहर भेजना है तो वो भेज सकते हैं, लिपिड भी भेज सकते हैं। ये जो मेम्ब्रेन के जो लिपिड होते हैं
वो बनाने वाले लिपिड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? गोल्गी ही करता है। फिर लाइसोसोम के अंदर अलग अलग एंजाइम होंगे एसिडिक टाइप के, तो एंजाइम को लाइसोसोम के अंदर पहुंचाने पर काम भी क्या करेगा? गोल्गी करेगा। ऐसे अलग अलग काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, वो तो पता ही है कि एटीपी बनाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कराता है। उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो पावर जनरेट करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, जिससे पूरी पूरी प्रोसेस होती है। फिर क्लोरोप्लास्ट तो जनरली प्लांट में देखने को मिलती है। वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और जो सनलाइट होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि शुगर बनाता है। और शुगर से फिर तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो ऑक्सीजन और शुगर को तोड़ तोड़ के फिर जो सिंपल मॉलिक्यूल हो गए वहां से एनर्जी बना लेंगे। लाइसोसोम पता है, एक तो डाइजेशन करता है इंट्रासेल्यूलर, अगर कोई पार्ट से ऑर्गेनल है वो खराब हो गया तो उसको भी डाइजेशन करता है। उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस है। लाइसोसोम एपोप्टोसिस वगैरह करता है, लेकिन वो हम डिटेल में जाने, अभी हम देखेंगे कि बस डाइजेशन होता है। रिसाइकल की यूज होता है कि रिसाइकल अगर किसी की चीजों को करना है, इम्यूनो एसिड वगैरह। ऑटोफेजी होती है, यानी कि अपने आप ऑर्गेनेल्स को तोड़ देना। क्यों तोड़ेंगे हम? अगर उसका यूज नहीं, अगर वो खराब हो गया, कि खराब हो गया तो सभी को खराब करेगा वो। तो वो प्रोसेस भी लाइसोसोम करता है, क्योंकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट है तो उसको तोड़ देगा, ऐसे काम करता है। पेरोक्सीसोम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। वो अगर कोई रिएक्टिव, बहुत ही रिएक्शन करने वाले होते तो हो सकता है वो सेल के ऑर्गेनल को तोड़ दे, तो तोड़े उसके पहले पेरोक्सीजम पहुंच जाता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स जनरली प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, बहुत जगह यूकेरियोट्स में देखने को मिल रहे हैं। उसका काम होता है स्टोरेज करना। तो स्टोरेज किसका किसका कर सकते हो? वाटर का, न्यूट्रिशंस का, पिगमेंट, वेस्ट का भी स्टोरेज कर सकते हैं। मतलब वैक्यूल बना सकते हैं, वैक्यूल बना के उसको बाहर भेज देंगे। ये वेसाइकल जैसा ही काम है इसका, बस वेसाइकल बाहर जाते रहते हैं। वैक्यूल स्टोर एज ए स्टोरेज का ज्यादा यूज होते हैं। फिर मेंटेन फर्दर प्रेशर इन द प्लांट, वाटर का जो प्रेशर मेंटेन करना होता है, शेप वगैरह, वाटर बैलेंस, वो भी करता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना बहुत सारे ऑर्गेनल। मान लो कोई ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ से जो एटीपी होगा या फिर कोई प्रोटीन होगा उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है, कोई शुगर होगा उसकी कोटिंग करके जो प्रोटीन बनेगा उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल होती है। हो सकता है वो ईआर में ट्रांसपोर्ट कर दे, या फिर ईआर से, देखो ईआर में सारे प्रोटीन बनते हैं, तो प्रोटीन कहाँ ट्रांसपोर्ट होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में। हो सकता है ईआर में लिपिड बने जो कि बनते ही हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट वेसाइकल यूज होती है। अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बीच में भी ट्रांसपोर्ट होता है। साइटोप्लाज्म, तो वो तो एक मीडियम है जहां ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकते हैं। साइटोसोल क्या होता है? एक फ्लूइड टाइप का पोर्शन होता है जो एंजाइम कंटेन करता है और डिजोल्व मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ एकदम जेली जैसा होता है, जहां एंजाइम वगैरह और मॉलिक्यूल डिजोल्व होते हैं, वो होता है साइटोप्लाज्म। मतलब बड़ा, है ना? ये बड़ा वाला जो होता है, इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं उसके अंदर ऑर्गेनल होते हैं, वो उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अगर सिर्फ लिक्विड पार्ट की बात की जाए तो उसको बोलेंगे साइटोसोल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? एक तो प्रोटेक्शन का काम करता है, दूसरा रेगुलेशन करता है। किसकी? किसी भी मॉलिक्यूल के मूवमेंट की, कि किसको बाहर लाना है, किसको नहीं लाना। फिर सेल वॉल, तो जनरली प्लांट, फंजी और बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। वो शेप प्रोवाइड करती है, सेल को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन भी देती है। साइटोस्केलेटन, तो हमें पता है, जैसे हमारा स्केलेटन होता है, शेप मेंटेन करता है, फिर मूवमेंट कराता है। तो ऐसे ही इसका साइटोस्केलेटन सेल का शेप, मूवमेंट,
फिर इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने वो मोटर्स देखी थी, फिर सेल डिवीजन, तो ये सब साइटोस्केलेटन, 3 टाइप के जो भी फिलामेंट थे वो कराते हैं। फिर उसके अंदर 3 टाइप के अंदर माइक्रोफिलामेंट होता है, उसको हम एक्टिन फिलामेंट बोलेंगे। जो सेल को अगर मूवमेंट कराना है तो वो सेल मूवमेंट माइक्रो फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट कराएगा। मसल कंस्ट्रक्शन करना है तो भी एक्टिन होगा। साइटोकाइनेसिस करनी है तो भी एक्टिन होगा। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल के शेप को, यानी कि 2 सेल को अलग करना, ऐसे। तो उसके लिए एकदम साइटोस्केलेटन का यूज होगा, एक्टिन फिलामेंट का यूज होगा, तो अच्छे से इसको यहाँ तोड़ पाएंगे। ये क्यों करेंगे? हम 2 सेल बनाने हैं एक में से, तो ये अलग अलग सेल बनेंगे, तो वहां एक्टिन काम करेगा। फिर हाँ, फिर हम पहुंचे इंटरमीडिएट फिलामेंट में। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। फिर एक रह गया माइक्रोट्यूब्यूल, उसका काम होता है क्रोमोसोम को सेपरेट करना। अंदर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे ये वेसाइकल होते हैं, तो वो ऐसा नहीं होती तैर के जाती है, उसको पकड़ के वो जो मीडियम प्रोवाइड होता है वो कौन कराता है? माइक्रोट्यूब्यूल कराता है। और वही सीलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन कराता है माइक्रोट्यूब्यूल। वो भी हम देखेंगे बाद में। सेंट्रोजोम सेंट्रोइड्स, उसका काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो सेल डिवीजन के अंदर जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर सीलिया, तो वो तो मूवमेंट के लिए काम करते हैं, पहले लेक्चर में ही देखा हूं। फिर फ्लैजेला, सेल लोकोमोशन के लिए जो यूज होती है। थोड़ा इमेज से समझते हैं हम कैसे काम करेगा सेल पूरा। तो ये है न्यूक्लियस, सबसे बड़ा वाला। तो ये है न्यूक्लियस। दूसरा काम होता है डीएनए को स्टोर करना, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, कंट्रोल सेंटर है। फिर है न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस, अंदर वाला पार्ट। उसका काम क्या करता है? तो जो आरएनए का आरआरएनए का सिंथेसिस करता है, राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, वो न्यूक्लियोलस करता है। राइबोसोम्स बाहर वाले जो ईआर के बाहर होते हैं वो भी, और साइटोसोल वाले, उसका तो काम ही होता है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करना। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो अगर इसको हम रफ मान ले, इसके अंदर राइबोसोम होंगे, तो उसका काम क्या होता है? सिंथेसिस कराना प्रोटीन्स का, फिर प्रोटीन को अच्छे से शेप देना, फोल्ड कराना, फिर उसको सीक्रेट करना, क्योंकि अब बन गए हैं तो आगे बढ़ाना है। और आगे मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स के पास भेजना, क्योंकि अब बन गए तो पर्टिकुलर जगह पे लोकेट भी तो करना है उसको, तो वो कराते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का जनरली काम होता है लिपिड सिंथेसिस। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली लिपिड की बनी होती है, ये जो आउटर लेयर है ना, और या फिर और जगह कहीं लिपिड स्टोरेज का यूज होना, तो वो सब कहाँ बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर कैल्शियम स्टोरेज, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग टॉक्सिन वगैरह यहाँ होता है। फिर गोल्गी अपरेटस हमने देखा, ये वाला पिंक वाला, तो क्या करता है? मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैकेजिंग करता है। तो जहां से जो प्रोटीन बनेंगे, यहाँ से राइबोसोम से यहाँ सिग्नल आएगा, यहाँ से वो प्रोटीन एमआरएनए सिग्नल बना के प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बना के वो गोल्गी में जाएगा, गोल्गी यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगी, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन है तो यहाँ भेजेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड डालने तो वहां, फिर पेरोक्सिसोम में डालने तो वहां। तो ऐसे वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो ऐसे पूरे, जैसे हमने पहले टॉपिक डिसाइड किया था कि हम ये भी देखेंगे कि वो कैसे एक साथ काम करेंगे। तो हमने देखा ये जीन सिग्नल यहाँ आता है, फिर प्रोटीन यहाँ बनता है, फिर ट्रांसपोर्ट मोडिफाई यहाँ होता है, फिर पर्टिकुलर लोकेशन में आता है। तो ऐसे एकदम कलेक्टिवली काम करते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो सिलेक्टिव बैरियर का काम करते हैं, हर चीज को अंदर नहीं आ सकते, स्पेसिफिक जहां जिसकी जरूरत है उस हिसाब से करेंगे। दूसरा वो कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं, सिग्नल देते हैं। फिर साइटोस्केलेटन तो हम जानते हैं वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। उसके अंदर माइक्रोट्यूबिल देखे तो माइक्रोट्यूबिल जो ट्यूबुलिन होता है वो यूज होता है, बहुत ही हार्ड होता है। तो वो हार्ड होता है, मजबूत होता है, इसीलिए वो क्रोमोसोम के सेपरेशन में यूज होता है माइक्रोट्यूबिल। फिर माइक्रोफिलामेंट, वो तो एक्टिन फिलामेंट देखा हमने, मसल में यूज होता है या फिर सेल्यूलर मोमेंट में। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होते हैं, यहाँ अलग अलग फिलामेंट आप देख सकते हैं, ये वाले, ये जो येलो वाले हैं ये भी। फिर क्रोमोसोम का अगर सेपरेशन होगा तो ऐसे उसको जो पकड़ के रखेंगे, ये भी होते हैं माइक्रोट्यूबिल। तो ऐसे होते हैं माइक्रोट्यूबिल। ये जो ऐसे पतले वाले लेयर दिख रहे हैं वो साइटोस्केलेटन, और ऐसे एकदम चेन बन रही है ऐसे ऐसे वाले, ये रहा, वो एक्टिन है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ऐसे पूरे सेल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस, तो ये जो एनर्जी है यहाँ से प्रोटीन बनाना, उसको एनर्जी चाहिए बनाने के लिए, जीन एक्सप्रेशन करना, उसको एनर्जी चाहिए। ईआर में लिपिड बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, कैल्शियम का स्टोरेज करना, ये सारी प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। गोल्गी के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए। यहाँ साइटोसोल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ग्लाइकोलाइसिस हमने सुना होगा, वो सारी प्रोसेस होती है, उसके अंदर एटीपी चाहिए, तो वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से एटीपी सबको देती है। तो ऐसे ही एक साथ काम करते हैं। फिर लाइसोसोम, तो पता है हमें, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन रिसाइकल के लिए काम होता है। या फिर एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में भी ये यूज होते हैं। पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन, H2O2 का यूज करके न्यूट्रलाइज कर देंगे अगर कोई रिएक्टिव मॉलिक्यूल है तो। कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको ये लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम अच्छे से हैंडल करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट रिसाइकल, तो पता है कि ट्रांसपोर्ट करना होता है उसका काम। फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड रीजन होता है वेयर ऑर्गेनल आर सस्पेंडेड एंड मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर। तो साइटोप्लाज्म एक बड़ा टर्म है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ही देखो आप, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो काम करते हैं। साइटोसोल क्या होता है? बस फ्लूइड होता है। अगर हम ऑर्गेनल को निकाल दें, मान लो यहाँ ऑर्गेनल है ही नहीं, बस ऐसा कंपार्टमेंट है, उसके अंदर क्या है? बहुत सारे फ्लूइड है, एंजाइम है, मॉलिक्यूल्स है अलग अलग, और आयन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो अगर इस चीज को बोलेंगे तो हम उसको बोलेंगे साइटोसोल। अगर ये पूरा का पूरा ऑर्गेनल वगैरह है तो उसको साइटोप्लाज्म। फिर सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रोइड्स, जो माइक्रोट्यूबियल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होते हैं, जिससे माइटोटिक फिम्बल जो स्पिंडल बनते हैं। ये जो हमने देखा ना माइक्रोट्यूबियल, जैसे ये क्रोमोसोम, ये खींचने वाले माइक्रोट्यूबियल, उसको जो बनाते हैं, उसको जो अरेंज करते हैं, एमटीओसी, यानी कि उसको सेंट्रोजोम बोलते हैं। यही है सेंट्रोजोम, सेंटर में होते हैं, वो खींचने का काम बनाते हैं, उसको इलोंगेटेड करते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ होते हैं। फिर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस हमने देखी कि अगर कोई लार्ज पार्टिकल है उसको अंदर ले लें तो एंडोसाइटोसिस हुआ। दूसरे भी होते हैं जो अगर फ्लूइड फेज को ट्रांसफर करे तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। फिर रिसेप्टर मीडिएटेड, यानी कि जहां रिसेप्टर यूज होता है वो प्रोसेस अगर अंदर आई, पूरा रिसेप्टर ही अंदर आया, तो उसको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस बोल। ये थोड़ा सेल्युलर मैकेनिज्म डिटेल में हम बाद के लेक्चर में देखेंगे। फिर एक्सोसाइटोसिस हमने देखा कि अगर किसी भी हार्मोन या वगैरह प्रोटीन को बाहर निकाला, एक्सोसाइटोसिस। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन पाथवे, तो पहले डीएनए एमआरएनए बनाता है, फिर राइबोसोम को बोलता है कि आप प्रोटीन बना लो, प्रोटीन बनते हैं यहाँ रॉक ईआर में।
फिर उसको मॉडिफाई वगैरह करता है गोल्गी, फिर उसको सिक्रेटेड वेसिकल होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर यहाँ कोई प्रोटीन है, जैसे हमने CFTR लिखा था वो ट्रांसपोर्टर, तो यहाँ इसको लगाना है तो ऐसी प्रोसेस पूरी होगी। तो ऐसे पूरा स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनल काम करते हैं। सेल ऑर्गेनल और के डिफरेंट डोमेन के अंदर कैसे कैसे, डोमेन इन द सेंस कि बैक्टीरियल सेल, आर्किया, प्लांट, एनिमल, है ना। तो उसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट है, जैसे हमने फ्लैजिला वगैरह देखा था। तो वो बैक्टीरिया और आर्किया में जनरली देखने को मिल रहे हैं। सेल वॉल जनरली प्लांट में मिलती है। फिर एनिमल सेल में जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ऐसे अलग अलग टाइप में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे। अगर हम कंपैरिजन करें मेजर स्ट्रक्चर का, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, चलिए देखते हैं। एक तो सेल टाइप प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, आर्किया भी प्रोकैरियोट्स है, फंगल यूकैरियोट्स है, फिर प्लांट यूकैरियोट्स, एनिमल यूकैरियोट्स। न्यूक्लियस क्या बैक्टीरिया में होता है? नहीं होता। आर्किया में नहीं होता। फंजाई में होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं, बैक्टीरिया में नहीं, आर्किया में नहीं, फंगल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स है। ये देखो तीनों के तीनों यूकैरियोट है तो इसमें प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, आर्किया में स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। मतलब एग्जैक्ट नहीं होती, उसकी जैसी होती है। फंजी में तो काइटिन की बनी होती है, प्लांट में जनरली सेल्यूलोज, एनिमल में होती ही नहीं सेल वॉल। राइबोसोम के अलग अलग टाइप है, जिसमें बैक्टीरिया आर्किया में 17 एज मिलेंगे और जनरली यूकैरियोट्स में 18 एज देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया आर्किया में जनरली देखने को नहीं मिलते और पूरे यूकैरियोट्स में जनरली देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया में नहीं होता, आर्किया में नहीं होता, फंजी में और नहीं होता, और एनिमल में भी नहीं होता, वो जनरली प्लांट में ही देखने। फिर वैक्यूल्स कुछ कुछ जगह हो सकते हैं लेकिन जनरली नहीं होते। आर्की में और बैक्टीरिया में नहीं होते। हाँ, फंजी में होते हैं छोटे छोटे, प्लांट में बहुत लार्ज होते हैं, क्योंकि वहां स्टोरेज की बहुत जरूरत है, वो फूड बनाते हैं ना इस। फिर स्मॉल और टेम्पररी एनिमल में भी होते हैं। फिर लोकोमोशन स्ट्रक्चर के लिए बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला पील होती है। फिर आर्किया में आर्किलम होता है। फिर फंजाई में तो जनरली एब्सेंट होते हैं, उसके अंदर ऐसी चीजें नहीं दिखती मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। प्लांट में एब्सेंट होती है जनरली। एनिमल में, हाँ, एनिमल में दिख सकते हैं क्योंकि सीलिया फ्लैजिला हो सकता है कुछ कुछ सेल, लेकिन जनरली एनिमल में नहीं होती। डीएनए बैक्टीरिया में सर्कुलर, आर्किया में सर्कुलर, और फिर फंजी में लीनियर होता है, मल्टीपल क्रोमोसोम। प्लांट में भी लीनियर और एनिमल में भी लीनियर। तो ये देख सकते हैं सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिल रहा था, तभी हमने देखा कि वो बैक्टीरिया से ओरिजिन या फिर कोई प्रोकैरियोट से ओरिजिन, ये सारे सेल से यूकैरियोट्स का ओरिजिन प्रोकैरियोट से हुआ, ऐसा। अगर प्लांट के अंदर स्पेशलाइज चीजें देखें तो उसके अंदर जनरली क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोफाइल होता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोमोप्लास्ट भी होता है, जो कलर देता है प्लांट को। यूकोप्लास्ट भी होता है, उसके भी अलग अलग टाइप है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट। प्लास्ट मतलब स्टोरेज, और उस हिसाब से अगर स्टार्च का स्टोरेज है तो वो होगा, प्रोटीन का स्टोरेज होगा तो प्रोटियोप्लास्ट होगा। तो ऐसे स्टोरेज में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। अगर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर देखें हम फंजी में,
तो ये स्पिट्जेनोकोर्पर है जो हेल्प होता है डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ फंगल हाइप में। फंगल की जो ग्रोथ होती है उसमें ये यूज होता है। सेप्टा होता है जो हाइप को डिवाइड कर सकता है, कंपार्टमेंट के लिए यूज होता है सेप्टा। फिर ये वोरोनी बॉडी होती है जो सील करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सील जैसा काम। फिर प्रोटिस्ट के अंदर भी अलग अलग स्पेशलाइज ऑर्गेनल्स देखने को मिल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो ओस्मो रेगुलेशन करते हैं और ज्यादातर वाटर रखते हैं। फिर फूड वैक्यूल जो ये फूड वैक्यूल जैसे हमने ये अमीबा में देखा था, जनरली हम पढ़ते हैं लोअर क्लास में। तो फूड वैक्यूल आता है, उसके अंदर एक पूरा वैक्यूल बनता है वेसाइकल जैसा, और उसके अंदर डाइजेशन एंजाइम होते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स में तो लाइसोजाइम वगैरह यूज होते हैं जो डाइजेशन के लिए अच्छे से डिटेल में डाइजेशन करते हैं। लेकिन ये प्रोटिस्टा वगैरह में सिर्फ फूल वैक्यूल होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी एंजाइम होते हैं और डाइजेशन हो जाता है। सिंगुलर जो सेल होते हैं जनरल। फिर स्टिग्मा होती है डिटेक्ट, जो जिसको डिटेक्ट करती है लाइट को। पेलिसाइल होते हैं प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्ट होते हैं उसको शेप और प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। तो ये तुम देख सकते हैं कितना डिफरेंस है पांचों को पांचों टाइप के ऑर्गेनिज्म। फिर यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंडो सिम्बायोसिस। तो ये जो पूरी की पूरी डाइवर्सिटी बनी वो कहाँ से बनी? इतनी डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है? प्लांट अलग दिख रहे हैं, एनिमल अलग दिख रहे हैं, आर्किया भी है, बैक्टीरिया भी है, फंजी भी है। तो वो कहाँ से शुरू होता है कि कॉमन एंसेस्टर प्रोकैरियोट था, सबसे पहले जो सेल बना। क्योंकि पहले तो पृथ्वी लावा थी, उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस हुई उससे पूरे बादल बने, बादल से बारिश हुई, तो धीरे धीरे लिक्विड सूप का प्रोसेस चालू हो गया, और उसी लिक्विड के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हुए और अलग अलग मीथेन वगैरह मॉलिक्यूल बने। और ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो छोटे मॉलिक्यूल थे उससे मैक्रो मॉलिक्यूल भी बने। कई जगह शुगर बन गए, कई जगह पूरे के पूरे डीएनए बन गए, ऐसे ऐसे कई जगह एक आरएनए ही था। फिर लिपिड्स हुए, बहुत सारे लिपिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। तो एक टाइम क्या हुआ, जनरली क्या होता है कि लिपिड एक साथ रहते हैं, अगर वाटर है तो उससे रिपेल करते हैं। तो अगर बहुत सारे ऐसे ऐसे लिपिड अलग अलग जगह पे होंगे तो ऐसे वो शेप में आ जाएंगे और बीच में आ जाएंगे। और मान लो बीचों बीच एक डीएनए होगा, उसके अंदर रह गया अंदर डीएनए, और बाद में ये लेयर बन गया और हर जगह तो वाटर था, तो लिपिड जनरली वाटर से दूर रहता है, तो ये जगह वाटर का प्रेशर की वजह से वो एकदम क्लस्टर हो गए। तो ऐसे एक प्रिमिटिव सेल का निर्माण हुआ, और फिर धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ। तो कॉमन एंसेस्टर जो सबसे, जैसे हम परदादा ऐसे बोलते हैं, जो हमारी लीनियज होती है सबसे पहले वाली, जो एंसेस्टर बोलते हैं जिस, वो एक एकदम नॉर्मल सेल था। उसके बाद अलग अलग टाइप के शेप बने, स्ट्रक्चर बने, फंक्शन के हिसाब से अलग अलग बने, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। इसमें तो कुछ भी बन सकता है, कई जगह सिर्फ डीएनए है तो कई जगह सिर्फ आरएनए होगा। तो ऐसे अलग अलग बने, जिसमें एक बैक्टीरिया टाइप था, एक आर्किया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही टाइम गया, जहां आर्किया और बैक्टीरिया के जैसे कैरेक्टर एक ही में देखने को मिले, अच्छे वाले कैरेक्टर या फिर उसको सर्वाइवल ज्यादा कराने वाले कैरेक्टर, जो एक एंसेस्टर बना किसके लिए, यूकैरियोटिक सेल के लिए। कंपार्टमेंट हुआ, ऑर्गेनल बना, ये देखो न्यूक्लियस एकदम प्रॉपर है। फिर उसके अंदर क्या हुआ, एक टाइप का बैक्टीरिया आया, एरोबिक बैक्टीरिया,
फिर वो उसके अंदर आ गया और उसको एक्सेप्ट कर लिया और बाद में इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे जो एटीपी का करेंगे। तो ये हो गया पूरा पहला प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल। फिर उसके अंदर तो मॉडिफिकेशन भी हुए, जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम है, ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उसके अलग अलग एक साथ रहते हैं कॉलोनी में, जुड़े हुए होते हैं। उसमें से एक आया क्लोरोप्लास्ट और उसके अंदर आया और उसने उसको भी ले लिया यूकैरियोटिक सेल ने। तो फिर उसको हमने क्लोरोप्लास्ट दिया, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था उसका क्लोरोप्लास्ट नाम दे दिया हम, जो फूड बनाता था। तो उससे क्या हुआ, एक प्लांट हुआ। और प्लांट में तो फिर अलग अलग डाइवर्सिटी हुई, बहुत सारे टाइप के प्लांट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही फंजाई बना, जो हेट्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म है। फिर मल्टी सेल्यूलर हेट्रोफिलिक बने। ये फंगल तो यूनिसेल्यूलर था, मल्टी सेल्यूलर हेट्रोफिलिक मतलब जो बाहर से फूड का यूज करके फिर एनर्जी बनाते थे। फोटोसिंथेसिस यूकैरियोट तो अपने आप ही बनाते। सिंगुलर लेवल पे फंजी थे, मल्टी सेल्यूलर लेवल पे एनिमल बने। आर्किया तो था ही, वो तो रहा ही, बैक्टीरिया भी रहा। तो फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट भी अभी भी दिखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मॉडर्न ग्रुप बना ना, उसकी लीनियज यहाँ से मिलती है। तो ऐसे पूरा एवोल्यूशन काम करता है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो ऐसे एक एंसेस्टर ने क्या बनाया है, एक तो आर्किया बैक्टीरिया तो बनाया ही, इनमें से मॉडिफिकेशन हो के एक यूकैरियोट बना। और उसमें अलग अलग सारे मेजर मॉडिफिकेशन में प्लांट भी बने, फंजी भी बने और ह्यूमन भी। और उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कितनी कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। सो मॉडल मॉरल ऑफ द स्टोरी, इवोल्यूशन स्टोरी क्या कहती है, ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है हमने इससे क्या सीखा कि जो स्केल होता है, लिमिट्स होती हैं। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्यूलर आर्किटेक्चर इज बाउंड बाय माइक्रोस्कोपिक रिजोल्यूशन। कैसे हम सेल्यूलर के आर्किटेक्चर को समझे, उसको देख सके, वो किस पे डिपेंड करता है, माइक्रोस्कोपिक रिजोल्यूशन पे, कितना अच्छे से देख सकती। फिर हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक मिस्ट्री कि स्ट्रक्चरली मिनिमम है, फिर भी वो मेटाबॉलिकली इतने डोमिनेंट है, इतना अच्छे से डबल होते हैं, मैथमेटिकली ऑप्टिमाइज है। जैसे ह्यूमन का क्या होता है, एक सेल को अगर दो सेल में बनाना होता है ना ह्यूमन के अंदर, तो 24 आवर लगते हैं, मतलब पूरा का पूरा एक दिन लग जाता है। लेकिन उसी तरह अगर बैक्टीरिया में देखेंगे तो कितने 20 मिनट में तो डबल हो जाए। तो इतने छोटे होने के बावजूद इतनी कैपेसिटी रखते हैं। फिर यूकैरियोटिक कंपार्टमेंटाइजेशन, उसके अंदर क्या हुआ कि भाई यूकैरियोट्स के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियस जो था एकदम प्रॉपर जगह पे रहा है, प्रॉपर अलग एनवायरनमेंट में रहा। फिर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी डेवलप हुई। एंडो मतलब अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन जनरली होती है। और उससे क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स पेटियल रेगुलेशन चालू हो गई। जैसे हमने देखा कैसे एक दूसरे के साथ ऑर्गेनेल काम करते हैं। फिर डायनेमिक्स स्कैफोल्डिंग के बारे में देखे कि जो पैक्ड साइटोसोल था एंड एक्टिव साइटोस्केलेटन था, उसने क्या किया, मूवमेंट दी, वो ट्रांसपोर्ट करा सकता है और वो डिवीजन भी कर सकता है। तो ये डायनेमिक प्रॉपर्टी जो आई, एक मूवमेंट जो आई, वो कैसे किससे हुई, एक तो साइटोस्केलेटन से हेल्प हुई, और एकदम पैक साइटोसोल था तो उसके अंदर पूरा प्रॉपर मूवमेंट आना चालू हो गया। फिर हमने देखा सिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोसिस पर्टिकुलरली देखे तो, जिसके जो इसका एक ही मतलब है, जो ये कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म हुई ना अलग अलग, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का इन्वॉल्वमेंट है, वो बताती है कि जो एशियन बैक्टीरिया थे उसकी बहुत ही अच्छी भागीदारी थी। हमें लगा कि बैक्टीरिया जो तो है वो तो बहुत अलग होते हैं, उसका और हमारा क्या रिलेशन। तो अभी हमें पता चलता है कि बिलियन ईयर अगो उसी की वजह से ये पूरा का पूरा जीव सृष्टि का विकसित हुआ, पूरा निर्माण हुआ और इतनी डाइवर्सिटी बनी। तो हम और क्या सीख सकते हैं इसके वजह, अगर हम देखें
तो बहुत सारे साइंटिफिक लेसन हमें देखने को मिल रहे हैं हिस्ट्री से और सेल डिस्कवरी से। उसके अंदर क्या है कि ये जो ग्रेट डिस्कवरीज हुई वो ऐसा नहीं होता कि बहुत ही बढ़िया चीज होती है, बहुत बड़े स्केल पे होती है। वो जनरली एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से चालू हुई। जैसे हमने देखा कि रोबोट हुक ने बस एक माइक्रोस्कोप का यूज करके एक सेल को देखा, ल्यूवन हुक ने देखा लाइव सेल कितने सारे। फिर देखा हमने कि क्यूरियोसिटी जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था साइंटिफिक इनोवेशन का। रोबोट हुक को क्यूरियोसिटी हुई, ल्यूवन हुक को क्यूरियोसिटी हुई, उससे पूरा का पूरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड है वो हमें देखने को मिली, पूरी माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच में मिली। उससे अभी तक कितना फायदा हो रहा है ये हम सब जानते हैं। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन हमें रखनी चाहिए, एक तो क्यूरियोसिटी का यूज करना चाहिए हमें हर जगह। ऐसा नहीं कि काम बस करने की वजह से ही करें, क्यूरियोसिटी हमें डेवलप होनी चाहिए, क्वेश्चन हम पूछने चाहिए कैसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और हमें ऑब्जर्वेशन भी देखनी है। फिर अगर हम स्मॉल इंप्रूवमेंट करें तो बहुत ही अच्छा आउटपुट, जो आउटपुट होगा वो हमें मिल सकता है। जैसे हमने देखा माइक्रोस्कोप के लेंस को इतना बढ़िया बनाया, फिर इतना बढ़िया बनाया कि हम सेल को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन का यूज किया तो उसके अंदर ऑर्गेनल को भी देख सकते हैं। तो धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट हुई उससे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी विकसित हुई। तो इसलिए हमें स्मॉल इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट सारे हैं वो बस समझ सीख लो, समझ लो, दैट्स इट। उसका एप्लीकेशन भी करना, उसको हमारे ये सब सारी चीजें इसलिए है, हम इसलिए ये पढ़ रहे हैं ताकि इसी चीजों को हम इस्तेमाल कर सके डेली लाइफ। किसी भी चीज की अगर उपयोगिता नहीं होगी तो कुछ किसी काम की नहीं। फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन साइंटिफिक प्रोसेस प्रोग्रेस देखी हमने पूरी की पूरी। फिर हमने देखा कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो ग्रो हुआ किससे, कोलाब्रेशन अक्रॉस द जनरेशंस। तो हमने देखा कि एक स्वान थे, साइंटिस्ट थे, फिर एक शेल्डन थे, उसने डिस्कशन किया, और फिर उन्होंने एक सेल थियरी दी। उसके बाद विरचो आए, फिर लुइस पास्चर आए। तो एक एकदम फुल जनरेशन देखने को मिल रही है, कोलाब्रेशन देखने को मिल रहा है। तो कोलाब्रेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत बड़ी डिस्कवरी कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि स्मॉल मिस्टेक, क्वेश्चन पूछना। जैसे हमने वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा था कि ऐसा तो क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया ग्रो हो रहे थे लुइस पास्चर वाला ने। फिर मिस्टेक भी देखा थी कि पता नहीं था कि हमें सेल के, वो तो जो रोबोट हुक था वो तो बस कंपार्ट, उसको तो बस देखना था कि मटेरियल कैसा है। उसको बाद में पता चला कि वो तो सेल के बने होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए हम, क्योंकि वो एसेंशियल पार्ट ऑफ द डिस्कवरी। जैसे लुइस पास्चर का हमने देखा स्वान नेक वाला एक्सपेरिमेंट फेमस। फिर ल्यूवन हुक ने अलग अलग टाइप के सैंपल टाइप ट्राई किए थे, काली मिर्च वाला जो था सूप जो था। तो ऐसे हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट का यूज कर सकते। तो जैसे रियल लाइफ एग्जाम में माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन जो हुआ, तो सिंपल मैग्निफिकेशन लेंस था। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया जिसके अंदर कंपाउंड मतलब मल्टीपल, एक से ज्यादा लेंस का यूज कर, इसको जैसे हम बोलते हैं ना कंपाउंड इफेक्ट। बस उसकी क्वालिटी दो तीनों की अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे हमने देखा आईपीस देखा था, ऑब्जेक्टिव लेंस देखा था, तो एक से ज्यादा यूज हुए। तो उसके अंदर लाइट का यूज हो रहा, तो लाइट माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोल रहे हैं, कि जहां मल्टीपल लेंस यूज हो। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जहां इलेक्ट्रॉन का यूज हो। तो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हुई तो एकदम प्रिसीजन आने लगा, एकदम इनविजिबल स्ट्रक्चर भी दिखने को मिला। तो ऐसा नहीं था कि साइंटिस्ट ने ऐसे ही अचानक सब देख लिया, बहुत ही धीरे धीरे वन बाय वन देखा, और जो पहला का काम था उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाए। फिर सेल थियरी डेवलप हुई,
कि जो हुक ने सबसे पहले कॉर्क सेल देखे थे, जो कॉर्क वाले। फिर ल्यूएन होप ऑब्जर्व लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हमने देखा सेल्डन ने प्लांट देखे, स्वान ने एनिमल देखे, विरचोव ने इम्प्रूवमेंट किया इन दोनों के सेल थियरी वाले पोर्शन को, कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। फिर लुइस पास्चर ने भी कंट्रीब्यूट किया एकदम प्रैक्टिकल। फिर वो जाके कंप्लीट सेल थियरी बनी। वो बहुत सारी स्मॉल डिस्कवरीज से बने। 200 साल लग गए उसके। फिर टाइम टेकिंग। अभी हम प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ लेना और उसको अप्लाई करना दोनों अलग अलग चीज है। समझने से समझदारी विकसित होगी, लेकिन जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे ना, वो शार्पनेस नहीं आएगी, वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, वो क्वालिटी नहीं आएगी जो साइंटिफिक पर्सन में होती है। जो साइंटिस्ट जिस तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं, सोचते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, वो लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक ऑब्जर्व कर सकते हैं ओनियन एपिडर्मल सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइस बना के। फिर जैसे ये मिथिलीन ब्लू करके जो स्टेन है, उसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं किसी भी सेल्स को कैसा दिखता है, ताकि हमें पता चले कि जो स्टेन डाई का यूज होता है वो कैसे दिखता है। फिर हम दोनों के सेल को कंपेयर कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में देख के क्या फर्क है, ताकि हमें रियलाइजेशन हो। फिर उसको हम ड्रॉ करके लेबल भी कर सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को और शार्प करेगा। फिर आजकल ऑनलाइन वर्चुअल माइक्रोस्कोपिक टूल अगर हम ये गूगल में सर्च करेंगे तो हमको मिल जाएगा। उससे हमें पता चलेगा कि अलग अलग, जैसे यहाँ ओनियन एपिडर्मल सेल है, वहाँ अलग अलग सैंपल ऑलरेडी रखे हुए होते हैं। तो हम लैपटॉप में देख सकते हैं कि कैसे दिखते हैं। फिर जो एनालाइज कर सकते हैं हम साइंटिफिक इमेजेस, एंड फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनल। तो आप आगे वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा का पूरा सेल का कंपार्टमेंट का, और फिर अपने आप ही उसका नोमेनक्लेचर या फिर जो हम उसका आइडेंटिटी है कि कौन सा ऑर्गेनल है, उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उससे उसके बाद अगर एडवांस लेवल पर देखें तो अपने आप खुद की एक हाइपोथेसिस कर सकते हैं। आप अपने आप ही सेल बनाओ या फिर ऑर्गेनल, उसके काम के हिसाब से, ताकि उसके बारे में आपको और डिटेल पता चले। तो अभी तक हमने देखा, कॉन्सेप्ट देखा, क्या क्या हम सीख सकते हैं इससे, ये भी देखा। और कॉन्सेप्ट के अलावा ये जो बियॉन्ड बायोलॉजी हम क्या सीख सकते हैं, ये भी हमने देखा। अभी दो चीज बाकी रह गई है, एक है केस स्टडी और दूसरा है एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो हम अभी आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि ये चैनल CSIR नेट, गेट जैसी एग्जाम और नेशनल लेवल की जितनी भी एग्जाम है, जैसे सेट है, डीबीटी, ICMR, गेट भी, CUET, UGPG, लाइफ साइंस के रिलेटेड जितनी भी एग्जाम है, उसके एग्जाम के रिलेटेड प्रिपरेशन कराती है, उसके रिलेटेड सपोर्ट देती है। फिर हम टीचिंग अप्रोच, प्रॉपर टीचिंग अप्रोच यूज करते हैं, ताकि अच्छे से डेवलपमेंट हो और एक बार जो कॉन्सेप्ट हम समझे वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहे, ताकि जब हम क्वेश्चन को अटेंड करें, इंटरव्यू को अटेंड करें, तो हमें हेजिटेशन कम हो और कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। उसके अंदर हम ये मॉडल यूज करेंगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट वो क्या है, क्यों है, कहाँ से आया और वो कैसे है, कैसे कैसे वो पर्टिकुलरली बनता है। और उसके बाद जैसे ही हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग केस स्टडी का यूज करेंगे। तो ऐसे टीचिंग अप्रोच से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकती है। तो अभी हम केस स्टडी और MCQ देखेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर हम इस लेक्चर से देखें तो हमने क्या सीख सकते हैं अल्टीमेटली, तो ये भी हम देख सकते हैं कि जो साइंस है वो ऐसा नहीं है कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट है, वो एक पूरी की पूरी जर्नी है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है, फिर सिंपल ऑब्जर्वेशंस है, फिर एक्सपेरिमेंटल है, सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो, एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। यही लेक्चर से हमने ये सब चीजें देखी कि अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें होगी कि हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी पे अगर हम काम करेंगे तो हम साइंस पे कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं और आपके खुद के नजरिए से साइंस को समझ सकते हैं, खुद भी ऐसी सेल थियरी जैसी थियरी डेवलप कर सकते हैं। यहाँ जैसे माइक्रोस्कोप, ऐसा नहीं कि उसने सेल ही दिखाया, पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग ही बदल दी कि ऐसा भी हो सकता है। तब तक के लिए आप इस चैनल के जुड़ सकते हैं, अगर आपको सच में अच्छा लगा तो ऐसे वीडियो रेगुलरली मिलते रहेंगे आपको। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, अगर डिटेल में क्वेरी है तो इस ईमेल में डाल सकते हैं। दूसरा, जब हम एमसीक्यू देखेंगे तो उसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे और उस प्रैक्टिस के अंदर आपको हम क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको इस ईमेल में फॉरवर्ड करना है, ताकि आपको उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।